दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का आज दूसरे सेशन में हैं और हम योग सूत्र का इंट्रोडक्शन या हम फाउंडेशन पे बात कर रहे हैं, उसकी भूमिका पे चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में जहां हमने बात समाप्त की थी वहां से हम शुरू करते हैं। हमने पिछले सेशन में जाना था योग क्या होता है। हमने देखा था योग के दो अर्थ हैं। योग का अर्थ उस परम ऊर्जा, उस ब्रह्म से एकाकार हो जाना भी है जो योग का साध्य है। पर योग का अर्थ समाधि भी है। उस साधन को भी हम योग कहते हैं, उस साधना को भी योग कहते हैं जो हमें समाधि की मानसिक अवस्था में लेके जाता है। तो माध्यम भी योग है, साधन भी योग है और साध्य भी योग ही है। तो आज हम उससे आगे चर्चा शुरू करेंगे। हमने बात की थी कि 3 स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे होते हैं: जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। सुसुप्ति एक ऐसी स्थिति होती है जिसको हम आनंदमय कोश भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बाह्य जगत से कोई संपर्क नहीं होता, ना ही अंदर से ही हमें कुछ इनपुट मिलते हैं। मन अमन हो जाता है, मानो मन है ही नहीं। तो ना अंदर से कोई इनपुट्स आ रहे हैं, ना बाहर से कोई इनपुट्स आ रहे हैं, और बहुत शांति की अवस्था होती है, आनंद की अवस्था होती है। तो प्रश्न हमने यहां छोड़ा था पिछली बार कि जब इस प्रकार की गूढ़ आनंद की अवस्था सुसुप्ति में आ सकती है, डीप स्लीप में आ सकती है। जैसे इंसान डीप स्लीप में जाता है, बहुत गहन आनंद उसको महसूस होता है, उठने के बाद वो उसको रियलाइज करता है। पर क्या इस आनंद के लिए, इस आनंदमय कोश के लिए हमें डीप स्लीप में ही रहना जरूरी है? क्या मैं जगते जगते जागृत में इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता? यहां हमने पिछली बार छोड़ा था। क्या कोई ऐसी विधि है कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, उसी गहन आनंद को प्राप्त कर सकूं जो डीप स्लीप के बाद आता है? क्योंकि डीप स्लीप के बाद मैं बड़ा रिवाइव और फ्रेश फील करता हूं, एनर्जेटिक फील करता हूं। तो चलिए आज वहीं से आगे शुरू करें। तो हमने ये देखा कि डीप स्लीप में ना तो बाहर से कोई इनपुट आ रहे हैं, क्योंकि पांचों इंद्रियां बंद हो चुकी हैं, शट डाउन है उनका। ना आप कुछ देख रहे हैं, ना आप कुछ सुन रहे हैं, ना आप अपनी स्किन पे कुछ महसूस कर रहे हैं। आप एक डीप स्लीप में हैं। तो पांचों इंद्रियां जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आपको कोई जानकारी नहीं दे रही, बाहर की कोई जानकारी नहीं है। और आपका चूंकि मन भी डीप स्लीप में है, तो अब मन भी अंदर से कोई भी जानकारियां आपको नहीं दे रहा, आपको सपने भी नहीं आ रहे, सारे विचार शून्य हो चुके हैं। सो हमने ये देखा कि इनपुट इंटरनल होता है जो मन से आता है, मेमोरी से आ सकता है। एक्सटर्नल होता है जो इंद्रियों से आता है, सेंसेशन से आता है। इन दोनों से जो भी इनपुट आते हैं उसको हम कहते हैं परसेप्शन, जब हम उन पर विचार करते हैं। तो पहले तो आया इनपुट, इंटरनल या आउटपुट एक्सटर्नल। इन दोनों से जो भी हमें जानकारी मिली उस पर फिर हम विचार करते हैं, और जैसे ही हम उस पर विचार करते हैं तो हलचल शुरू होती है, विचारों की हलचल। इसी हलचल को वृत्तियां कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो हम कहते हैं चित्त में वृत्ति होना शुरू हुई। अभी आप यहां बैठे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया या आपने देखा मोबाइल में कुछ, अचानक कोई मैसेज आया, एक एक्सटर्नल आपको इनपुट मिला, और उस मैसेज में कुछ ऐसा लिखा था जो आपकी चिंता का सबब है। अचानक आपका दिमाग वहां चलने लगा, चित्त में वृत्तियां आ गई, मॉडिफिकेशन आ गई। ठीक। तो जैसे ही हलचल होती है उससे ब्रेन वेव्स आते हैं, ब्रेन वेव्स से बॉडी में रिस्पॉन्स होता है, बॉडी में रिस्पॉन्स के अनुसार आपका नर्वस सिस्टम बिहेव करता है, और अंततः उस खबर पर निर्भर करता है, आप थकान फील कर सकते हैं, प्रसन्न फील कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी वृत्ति आप पे आ सकती है। तो हमने ये देखा कि वृत्तियां शुरू हो रही हैं किसी इनपुट से, कहीं ना कहीं। तो चलिए कुछ पल का पॉज लेते हैं। आज दिन भर के बारे में विचार कीजिए। आज दिन भर जितने विचार आपके दिमाग में आए, जितनी वृत्तियां, थॉट पैटर्न्स, मॉडिफिकेशंस, आप किसी भी नाम से उसे पुकारें,
आंख बंद करके विचार कीजिए, आज दिन भर जितने भी विचार आपके दिमाग में चले, किसी भी प्रकार के विचार हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो, या न्यूट्रल ही सही, ये जो भी विचार थे, इनका सोर्स क्या इंटरनल सोर्स था? कोई थॉट आया और आपने उस पर विचार करना शुरू किया, कोई कल्पना आई और आपने उस पर विचार करना शुरू किया था। सोचिए, या फिर बाहर से कुछ ट्रिगर हुआ, पेपर में कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, मोबाइल में कुछ पढ़ लिया, कुछ सुनने में आ गया। दिन भर की, आज सुबह से दोपहर तक की 3 घटनाएं चुनिए, कोई सी भी 3 विचार चुनिए, कोई से भी, और उन विचारों पर विचार करके देखिए, वो इंटरनल इनपुट था या एक्सटर्नल इनपुट था। परफेक्ट। आपने सोचा होगा, अब एक जर्नल अपना बनाइए अपनी डायरी में, आने वाले समय के लिए। दिन भर में जो जो विचार आते हैं प्रमुखता से, दिन भर के कोई भी 10 विचार जो आपके दिमाग में ज्यादा रहे, विचारों को लिखिए और उसके सामने केवल 2 कॉलम बनाइए। ये इंटरनल था ट्रिगर या एक्सटर्नल था? इंटरनल ट्रिगर का मतलब, ये विचार मेरी याद से आए, कुछ याद आ गया मुझे बैठे बैठे, तो ये इंटरनल था। ठीक। इंटरनल का मतलब, मेरे मन बुद्धि चित्त और अहंकार से कुछ भी आया, मेरे मन में कोई विचार आ गया, ठीक है, कोई आइडिया आ गया मेरे दिमाग में अचानक बैठे बैठे, ठीक है, कोई बात याद आ गई, ये सब इंटरनल है। तो इंटरनल, किसी ने बाहर से कुछ नहीं कहा आपको, पर अचानक आपके मन में विचार आया, तो उसके आगे लिखिएगा आई, उस विचार के आगे। और अगर वो विचार एक्सटर्नल है, ठीक, कुछ पेपर में पढ़ा, किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ देखा, 5 इंद्रियों से आया, तो उसके आगे लिखिएगा ई। और जरा नोटिस कीजिए, आपकी चित्त की वृत्तियां अक्सर कहां से जनरेट होती हैं। तब आपको पता पड़ेगा बेसिकली आप इंटरनल ड्रिवन ज्यादा होते हैं चित्त की वृत्तियों में या एक्सटर्नल ड्रिवन। जरा साक्षी बनिए, तब फिर आगे का रास्ता निकालेंगे। ठीक, आगे का रास्ता हम तब निकालेंगे जब हम, सो आप रोजमर्रा का देखें, ठीक है, 3 दिनों पहले वो एक्सटर्नल था, आज वो इंटरनल हो गया। हम आज की बात कर रहे हैं, डेली बनाइए, 3 दिन पहले की बात कर ही नहीं रहे हैं, आज की बात कीजिए। आज सुबह से, भले रोज रात को उस डायरी को पूरा कीजिए, कोई भी 5 विचार जो प्रमुख थे उसको चुनिए, उसके आगे आई और ई लिखिए। हमारा सलाह है 10 विचार चुनिए, पर नहीं कर सकते तो 5 चुनिए। अब आपको दिखेगा कि मेरे दिन भर में आज जितनी वृत्तियां हुई हैं, उनमें से 70% अगर एक्सटर्नल हो रही हैं, तो फिर मैं, एक्सटर्नल चीजों के कारण मेरे अंदर वृत्तियां तेजी से बढ़ती हैं। पर अगर आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी इंटरनल है, तो मुझे काम मेरे अंदर करना है अपनी वृत्तियों को रोकने के लिए। फिर उसका निदान अपन अलग निकालेंगे। पर सबसे पहले एक ऐसा जर्नल मेंटेन, मोबाइल में मेंटेन कीजिए, डायरी भी छोड़िए, बट मेंटेन इट, इट विल हैव यू टू अंडरस्टैंड अबाउट योरसेल्फ कि ट्रिगर कहां से आ रहा है। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, एंड वो ट्रिगर फिर हमारे अंदर मोमेंटम लेके आता है। सो मॉडिफिकेशंस का फॉर्मूला क्या है? मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला है, वृत्तियों का, हलचल का फॉर्मूला क्या है? इनपुट मल्टीप्लाइड बाय फोकस इक्वल्स टू मॉडिफिकेशन। कुछ इनपुट आया अंदर से या बाहर से, कहीं से, जैसे ही मैंने उस पर फोकस किया, वृत्तियां शुरू हो जाएगी, लहर आ जाएगी। ठीक, अगर मैं इनपुट 0 कर दूं, जैसे डीप स्लीप में होता है,
तो मॉडिफिकेशन जीरो। इनपुट है, मैं फोकस जीरो कर दूं तो फिर मॉडिफिकेशन फिर भी जीरो। सो मॉडिफिकेशन आता है इन दोनों से ही, इनपुट एंड फोकस। आप उस चीज को कितना फोकस कर रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं, वो निर्धारित करेगी कि मॉडिफिकेशन आपके अंदर कितना आएगा। मान लीजिए जरा सा इनपुट था और आपने 100% फोकस कर दिया, तो अब आपके अंदर ऐसा भूचाल आएगा आपके जीवन में, क्योंकि आपका 100 हो गया। 1 इनपुट, 100% फोकस, 100% मॉडिफिकेशन, वृत्तियां आ जाएंगी। एक फेमस कहानी है, डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट क्लर्क, पढ़ने लायक है। रशियन ऑथर ने लिखा है, एक छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी है। वो ये है कि एक फौज में एक व्यक्ति काम किया करता था, क्लर्क या छोटे पद पे था, कहीं और छोटे पद पे रहा होगा। तो वो कुछ कहीं एक असेंबली में सब लोग बैठे थे, तो उसके आगे जनरल बैठे थे, फौज के जनरल। तो अचानक ये जो व्यक्ति पीछे बैठा था, जो क्लर्क था, उसको अचानक छींक आई। अब जैसे वो छींका, छींक की एक बूंद उछल के कर्नल के, जनरल के गाल पे चली गई। अब जैसे उसने देखा, अब अपने आप को उस स्थिति में लेके जाइए तो आपको समझ में आएगा। इट्स अ हायरार्किकल सेटअप। जो सामने बैठा वो जनरल है और आप एक क्लर्क हैं, और आप छींके और छींक के एक बूंद जनरल के गाल पे गई। जनरल ने अपना रुमाल निकाला और ऐसे ऐसे करके देखा और फिर गाल साफ करके फिर से देखने लगा। अब इनपुट मिल गया, इनपुट आ गया, ये घटना हो गई, एक्सटर्नल इनपुट था ये, और जनरल ने पलट के देखा। अब देखिए फोकस। इस बंदे को अचानक लगा, अरे यार ये क्या गलती हो गई, जनरल क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उसने तुरंत आगे झुक के कहा, जनरल आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट इंटेंड टू, मैं चाहता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जनरल ने बोला दैट्स ओके, एंड जनरल देखने लगे। इस क्लर्क को लगा, यार ये जो दैट्स ओके बोला जनरल ने, थोड़ी सी आवाज में इनकी नाराजगी लगी मुझे, और सही बात भी है, कौन नाराज नहीं होगा। तो मैं इस जो प्रोग्राम चल रहा है इसके खत्म होने का इंतजार करता हूं, फिर मुझे जाके एक बार ढंग से माफी मांगनी चाहिए। तो वो इंतजार करता रहा। जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, जनरल सबसे हाथ मिलाते हुए जा रहे थे, वो वेट करता रहा आखिरी में, ताकि जनरल जैसे फ्री हो। जनरल जैसे ही अपनी कार में बैठने को थे, दौड़ के आया और बोला, हिज हाइनेस, वो मुझसे ये गलती हो गई, मैं आप पर छींक दिया, आपके ऊपर बूंदे आ गई, आई डिडंट इंटेंड इट। जनरल ने कहा, आई अंडरस्टूड, फाइन, ठीक, थैंक यू, और जनरल कार में बैठ के चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में फिर से ऐसा आया कि यार, जनरल ने बोला आई अंडरस्टूड, फाइन, मुझे लगता है कि वो मुझसे अभी भी नाराज हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है। तो जब वो घर पे गया तो उसने अपनी पत्नी से चर्चा की कि आज ऐसा ऐसा हो गया, जनरल पे मैं ठीक छींक दिया और सब लोगों ने देखा भी। तो वाइफ ने भी बोला, हाँ हाँ ये ठीक, गलत हुआ ये तो जैसे वाइफ ने बोला गलत हुआ, वृत्तियां और बढ़ गई अंदर, मॉडिफिकेशन, अरे हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ। तो उसने बोला, नहीं ऐसे नहीं है, जनरल को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो रात को ही पैदल चल दिया जनरल के बंगले की तरफ। रात काफी हो चुकी थी, वो बाहर गया और बंगले पे रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे जनरल से मिलने दीजिए। जैसे उसे अंदर भेजा, उसने बेल बजाई, ऑर्डरली आया, ऑर्डरली ने बोला, रुकिए आप बैठिए, मैं बुलाता हूं जनरल को। अंदर जनरल को समझ में नहीं आया इतनी रात को कौन आ गया। जैसे ही इतनी रात को वो जनरल ने उसे देखा, जनरल ने बोला, आप यहां कैसे। उसने बोला, हिज हाइनेस, मेरी बस एक आपसे कहना है, मुझे आप बोलने का मौका दीजिए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैंने गलती से आप पे छींक दिया। और जनरल एकदम से चिढ़ गया, आप पागल हो गए हैं क्या, कितनी बार बोलेंगे आप ये बात, आप मजाक बनाना चाहते हैं मेरा, चले जाइए, हो गया ये। अब जनरल ने बोला, चले जाइए। अब जो बाहर गया तो उसे तो फिर अंदर वो लगा कि जनरल ने कहा, आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, इट डिडंट इंटेंट, ठीक। उससे रहा नहीं गया, वो वापस घूम के आया कि आज भले मर जाऊं पर मैं आज माफी ही मांग के जाऊंगा। उनको ऐसे कैसे लगा कि मजाक उड़ा रहे हैं, मैं कैसे मजाक उड़ा सकता हूं। वो फिर से गया, उसने फिर बैल बजाई, जनरल फिर बाहर आए और उसने फिर बोला कि आपने ऐसा कहा कि मैं मजाक उड़ाना चाहता हूं, मैं गलती से आप पे छींका था और बूंदे आप पे यूं ही गिर गई, आई एम सो सॉरी, मैं किस पद पे हूं, मैं आपका क्या मजाक उड़ाऊंगा। जनरल पूरे आग बबूला हो गए। जनरल ने बोला, शट अप, गेट लॉस्ट, इतनी जोर से चिल्लाया और ऑर्डरलीज को बोला, इसको बाहर करो।
अब उस बंदे को बाहर कर दिया गया और कहानी खत्म होती है कि अगले दिन सुबह वो अपने घर में अपने सोफे पे मृत पाया गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। जिन लोगों को यह अतिशयोक्ति लगती है उनको ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में या हायरार्किकल सेटअप में काम करके देखना चाहिए, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक, जब आप ह्यूज हायरार्किकल सेटअप में काम करते हो तो दिमाग ऐसे ही घूमता रहता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, बात छोटी भी हो, अगर आप फोकस बहुत ज्यादा करोगे तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा। तो दो ही चीजों का खेल है, वृत्तियां, इनपुट एंड फोकस। तो इन्हीं दो से कंट्रोल किया जा सकता है। सो इनपुट को कंट्रोल करने के लिए क्या करें, दो ही ऑप्शन है, इधर रिड्यूस इनपुट और चेंज द क्वालिटी ऑफ इनपुट। आप जो देखेंगे टीवी पे, आप जो देखेंगे न्यूज़पेपर पे, आप जो भी कुछ पांचों इंद्रियों से रिसीव कर रहे हैं इनपुट, या इंटरनली जो भी सोच रहे हैं बार बार, वही चलेगा। तो या तो उसकी क्वालिटी बदल दीजिए, जो देख रहे हो अच्छा कुछ देखिए, आपको अच्छा फील होगा। ठीक, जरा नोटिस कीजिए दिन भर आपकी इनपुट्स क्या आ रहे हैं, आप इंद्रियों से क्या क्या इनपुट ले रहे हैं। लोग दिन भर टीवी देखते हैं और उसके बाद वो न्यूज देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि दुनिया में बड़ी परेशानी है। आप देखते रहिए 24 घंटे परेशानी आपको लगेगी। चेंज द क्वालिटी ऑफ इनपुट और रिड्यूस द इनपुट। दूसरा ऑप्शन क्या है, चेंज योर फोकस और रिड्यूस योर फोकस। इफ यू कैन नॉट चेंज योर फोकस, एटलीस्ट रिड्यूस योर फोकस और चेंज द फोकस एट ऑल टू समथिंग एल्स, किसी और पे फोकस कीजिए। सो क्या है, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम वन इनपुट टू अनदर, दिस इज द मेथड। एक इनपुट से दूसरे इनपुट पे फोकस शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, नॉन डिजायरेबल डिस्टर्बिंग इनपुट से डिजायरेबल प्लेजेंट इनपुट पे फोकस को शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, जैसे हम बताएं, हम माउंट आबू में सेशन लेने जाते हैं, सीआरपीएफ एकेडमी है, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी। वो ऐसे घूम के पहाड़ पे चढ़ते हैं, ऐसे घूम के पहाड़ से उतरते हैं। तो जो लोगों को वॉमिट की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत वॉमिट होता है, इफ यू गो लाइक दिस एंड यू कम लाइक दिस। कुछ समय से हमें भी थोड़ा थोड़ा सा अनईजी लगने लगा है जब वो पूरा घूमता है उधर। तो अब क्या करें, अक्सर तो लोगों को वॉमिट हो जाता है। देन व्हाट आई यूज द सेम मेथड, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय फोकस इज मॉडिफिकेशन। ठीक, सो इनपुट या तो खत्म करें या फोकस खत्म करें, या दोनों में ही चेंज कर दें। सो हमने क्या किया, हम जैसे ही कार में बैठते थे माउंट आबू से ऊपर से नीचे उतरने के लिए, अब हम क्या करते हैं, हम आंख बंद करते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में चले जाते हैं, आई क्लोज माई आईज, इट मींस आई हैव रिड्यूस्ड द इनपुट्स। इनपुट हमने कम कर दिए, हम देख ही नहीं रहे हैं पूरा घूमता हुआ सब कुछ, इनपुट कम हो गए। अब फोकस हमने कैसे कम किया, हमने आंख बंद करके बैठे नहीं रहे। अगर आप आंख बंद करके केवल बैठे रहेंगे तो आपका शरीर बता रहा रहेगा अभी फिर घूमे देखो, फिर एक और चक्कर घूमा, आपको सब पता पड़ता रहेगा। तो केवल आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। आंख बंद करना, इनपुट कम किया, फोकस चेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, आंख बंद करके आई वेंट इनटू अ रिलैक्सेशन मेडिटेशन। आप किसी प्लेस ऑफ नेचर में जाइए। रिलैक्सेशन मेडिटेशन क्या है, अगर आपको जानना है तो वेदांता सीरीज का सेशन 8 अटेंड कीजिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया रिलैक्सेशन मेडिटेशन। ठीक, तो आप आंख बंद करके रिलैक्सेशन मेडिटेशन में चले जाइए। हम आपको बता रहे हैं पूरी पहाड़ी उतर जाती है 45 मिनट और पता ही नहीं पड़ता। आंख खुलती है तो पता पड़ता है बिल्कुल नॉर्मल रोड है। करके देखिए, इट वर्क्स फाइन। चेंज योर फोकस। दूर कहां जा रहे हैं, अभी हम करवाते हैं हाथों हाथ। आप में से अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो ये उनके लिए नहीं है, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसी घर में डोमेस्टिक जगह बैठे हो तो ही कीजिए, अदरवाइज गाड़ी ड्राइव करते समय ये एक्टिविटी नहीं करना है। सुनिए, चलिए अब शुरू करते हैं। आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फोकस। चलिए अब आपको ऐसा करना है, यहां बैठे बैठे आपके सिर को ऐसे गोल गोल घुमाना है। देखिए कैसे, ठीक है, चलिए बहुत तेज नहीं, धीरे धीरे पर घुमाना शुरू कीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉप। परफेक्ट। थोड़ा सा आपको सर घूमता हुआ लग रहा है? परफेक्ट। अब इसी एक्टिविटी को फिर से करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जब आप इस सिर को घुमाएंगे, मेंटली आप एक खूबसूरत जगह जाइए
जहां भी आपने कोई पिकनिक की हो, सम स्पॉट ऑफ नेचर विच इज योर फेवरेट, गो टू योर फेवरेट प्लेस ऑफ नेचर। ठीक है, जब हम बोलेंगे स्टार्ट, तब आपको करना यह है, सर को घुमाना है आंख बंद कर, बट दिमाग से पूरी तरह से उस फेवरेट प्लेस ऑफ नेचर पे चले जाइए। ठीक है, और धीरे धीरे सर घुमाना, आपका पूरा ध्यान उस प्लेस ऑफ नेचर पे ले जाइए। एंड स्टार्ट, सिर घुमाइए, उस प्लेस पे ध्यान दीजिए, उस फेवरेट प्लेस ऑफ नेचर को देखिए, कितना अच्छा फील कर रहे हैं आप उस प्लेस ऑफ नेचर। आसपास देखिए, उस हवा को महसूस कीजिए, उस जगह को महसूस कीजिए। योर फेवरेट प्लेस ऑफ नेचर, बहुत खूबसूरत जगह है। स्टॉप। अब आप बताइए, क्या अब आपको चक्कर आए हैं? और अगर आए हैं तो पिछले चक्कर और इस चक्कर में कम चक्कर किस में आए, बताइए। अगर आपका फोकस 100% है तो आपको चक्कर आएगा ही नहीं, आप भले से ऐसे ऐसे घुमा लें। जितना कमजोर आपका फोकस है उतना चक्कर आपको आएगा इसमें। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस इट, हमें इसे प्रैक्टिस करना है। सो हमने ये समझा, डिटैच फोकस फ्रॉम वन डिस्टर्बिंग इनपुट, ठीक, एंड अटैच फोकस टू अ प्लेजरेबल इनपुट। तो डिटैच फोकस फ्रॉम वन डिस्टर्बिंग इनपुट से हटा लीजिए। ठीक है, इस डिटैचमेंट को क्या कहते हैं? वैराग्य। ठीक, डिटैच कर रहे हैं कुछ भी डिस्टर्बिंग इनपुट को, और एक प्लेजरेबल इनपुट पे अपने दिमाग को फोकस कर दीजिए, हायर पे। तो जो लोअर है उसको शास्त्र कहते हैं प्रेयम, और जो हायर है उसको शास्त्र कहते हैं श्रेयम। So the skill of detaching focus from disturbing input and attaching it to higher input, pleasurable input, is called vairagyam. इससे मन शांत होता है। तो अब प्रश्न ये स्वाभाविक उठता है, तो फिर मन को कहां फोकस करें, कहां एकाग्र करें उस मन को? सो भगवत गीता 3 प्रमुख रास्ते बताती है मन को एकाग्र करने के। पहला, कर्म योग। दूसरा, उपासना योग। तीसरा, ज्ञान योग। हम पढ़ चुके हैं इसको। ये है क्या? योग का मतलब हम बात कर ही चुके हैं। योग का मतलब ही है मन को स्थिर कर देना, ठीक, समाधि की स्थिति में लेके जाना, स्थिर हो जाना, शांत हो जाए। तो तरीके क्या हैं? 3 तरीके गीता कहती है। कर्म योग का मतलब क्या? बाह्य करण वृत्ति, एक्शन ओरिएंटेड जो कुछ है वो कर्म योग है। और जानना है, वेदांत सीरीज अटेंड कीजिए सेशन 7, या गीता सीरीज सेशन 5 और सेशन 10 अटेंड कीजिए। कर्मयोग, एक्शन ओरिएंटेड, पूरी भगवत गीता इसी के और आसपास घूमती है। कर्मयोग, बाह्य करण वृत्ति, अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, एक्शन पे फोकस कीजिए। कर्मयोगी अपने ऑफिस में अपने काम पे पूरा दिमाग लगाते हैं, तो इधर उधर चीजों पे उनका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक, whatever you are doing, do it with your 100%। जब आप इसको साध लेंगे तो स्वतः आपका कर्म ही मेडिटेटिव हो जाएगा। आप जो वो कर्म कर रहे होंगे, रिसर्च ये बताती है, जो खिलाड़ी खेलने जाते हैं जब एक मैदान में उतरते हैं उस समय के बाद ये जिंदगी की सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। इस हद तक रिसर्च ने चेक किया है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है तो भी जिस पल वो खेल रहे होते हैं भूल जाते हैं। कर्म योग, कर्म में एंगेज कर देता है, तो मन उस समय शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत। When you are engaged in some active work, आप एंगेज हो जाते हैं। हाउ टू डू दैट? दैट इज कॉल्ड कर्म योग। आगे जाए। दूसरा इज कॉल्ड उपासना योग, अंतःकरणम वृत्ति। यहां फोकस ऑन एक्शन नहीं, फोकस ऑन माइंड। माइंड पे फोकस है, मानस कर्म है ये एक्चुअली, माइंड। उपासना योग, सगुण ब्रह्म मानसः व्यापारः,
तो मन का पूरा व्यापार क्या है? सगुण ब्रह्म। तो उपासना योग में क्या करते हैं? मेडिटेट ऑन समथिंग विच इज हायर देन। कुछ ऐसे पे ध्यान कीजिए जो आपसे ऊपर हो, तभी तो आप इंस्पायर हो पाएंगे ना। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा सोच, कोई भी ऐसा विचार जो आपसे हायर हो, ठीक, उस पे जब आप ध्यान लगाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? उपासना योग। ध्यान दीजिए, सगुण ब्रह्म, उसमें कुछ रूप हो उस चीज का तो ध्यान लग जाएगा। ठीक, मूर्ति हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी यंत्र हो, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप ध्यान लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिसको आप खुद से हायर मानते हैं, इसको उपासना योग कहते हैं। ललिता सहस्त्रनामा में कहा गया है कि ध्यानम, ध्याता और ध्येय, ये तीन चीजें होती हैं। तो ध्याता तो मैं हूं, जो ध्यानम ध्यान प्रोसेस है, और ध्येय मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे मैं ध्यान लगा रहा हूं। तो अगर मैं भगवान पर ध्यान लगा रहा हूं तो भगवान ध्येयम हो गए, ऑब्जेक्ट। मैं ध्याता हो गया, पर्सन जो ध्यान लगा रहा है, एंड ध्यान इज द प्रोसेस। तो तीनों से मिलकर उपासना योग बन गया। ध्यानम, ध्याता और ध्येयम, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक, ध्येयम भगवान की मूर्ति, ध्याता मैं, और ध्यान इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक, इसको कहा जाता है उपासना योग। इमोशंस से संबंधित होता है क्योंकि ये मन है, अपने आप इमोट करेंगे। ठीक है, और जानना है वेदांता सीरीज सेशन 8 अटेंड कीजिए, या गीता सीरीज सेशन 12 और 14 अटेंड कीजिए। ठीक, तीसरा रास्ता भगवत गीता बताती है ज्ञानम, ज्ञान योग। यहां विवेक पे फोकस करना, इंटेलेक्ट, मन पे नहीं, फ्लक्चुएटिंग माइंड पे नहीं, विवेक, एक थॉट पे, ज्ञान पर। पूरा वेदांत इसके आसपास पिरोया हुआ है, ज्ञान योग। इसमें क्या करते हैं? निदिध्यासन करते हैं। निदिध्यासन मतलब मेडिटेट ऑन निर्गुण ब्रह्म इन सेल्फ। फिर से हम कहेंगे, उपासना योग सगुण ब्रह्म है, ज्ञान योग है अहम ब्रह्मास्मि। इस वाक्य पे विचार कीजिए, विवेक से उसको एनालाइज कीजिए, जीवन के अनुभवों को इसमें पिरोइए और देखिए कि क्या ये वाक्य को मैं आत्मसात कर पाता हूं। तो इसको कहते हैं निदिध्यासन, मेडिटेट ऑन निर्गुण ब्रह्म इन सेल्फ, एज सेल्फ। कोई मूर्ति नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस आप ही है। ठीक, तो इसके तीन चरण होते हैं, श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम। निदिध्यासनम तीसरा चरण है। श्रवणम मतलब ये बात सुनना। कहां से सुनना? शास्त्रों से सुनना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अनश्वर आत्मा हो, ये सुन लिया। मननम, अब उसको कंटम्पलेट कर लीजिए। चलिए समझ गए, कंटम्पलेट किया, विचार कर लिया, विचारों से समझ में आ गया, तार्किक रूप से भी समझ में आ गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सब समझ गया। लॉजिकली भी, मैं लॉजिक के साथ भी इसको प्रूव कर सकता हूं, उस पर डिबेट कर सकता हूं। बट नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस इट, एक्ट रेगुलरली। निदिध्यासनम, एक्ट लाइक ब्रह्मन। नाउ एक्ट लाइक ब्रह्मन, किसी के प्रति मैलिस नहीं, सबको संभाव से देखो, सबके प्रति प्रेम रखो, सबको माफ करो। माफ करने की बात भी मत सोचो, क्योंकि माफ, इनफैक्ट माफ करना मतलब किसी ने कुछ गलत किया है, सब अपनी अपनी यात्राओं पे है, सबका भला हो प्रभु, कोई बुरा व्यक्ति होता नहीं इस धरती पे। ज्ञान योग, इसमें ध्याता, ध्येयम और ध्यानम मिल जाते हैं। क्योंकि ध्याता कौन है? मैं। ध्येयम कौन है? किसको मैं पूज रहा हूं? खुद को ही, तो मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक, और प्रोसेस ध्यान भी मैं ही कर रहा हूं। तो इसमें ध्याता, ध्येयम और ध्यान एक हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान योग। ज्ञान योग वेदांत की विषय वस्तु है, कर्म योग भगवत गीता की विषय वस्तु है, और उपासना योग योग सूत्रम की विषय वस्तु है। ठीक, ज्ञान योग के बारे में और जानना है, वेदांता सीरीज सेशन 11 अटेंड कीजिए। ठीक, अब हम बात करें उपासना योग, जिस जो योग सूत्रम की विषय वस्तु है। थोड़ा इसमें डिटेल में उतरते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ध्यान कहां लगाना है? अब हमने बात की कि मन को हटाना है, लोअर फोकस से हायर फोकस पर लगाना है। तो हायर फोकस पे लोकमान्य तिलक कह रहे हैं लगा दो जनता की सेवा में, देशभक्ति में लगा दो। ठीक,
उपासना योग चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं परमात्मा में लगा दो। ज्ञान योग आदि शंकराचार्य कह रहे हैं स्वयं को रियलाइज करने में लगा दो। यहां लगाओ दिमाग को, कहीं तो लगाना पड़ेगा। अगर लोअर से हटाया है तो हायर कहीं तो लगाना पड़ेगा। बिना कहीं और फोकस किए दिमाग शांत नहीं बैठेगा, ये याद रखिए। तो अब पॉइंट वहीं आके रुकता है, फोकस किस पे करना है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं उपासना योग पे। तो उपासना योग और कर्म योग को अगर आप दोनों को मिला दें, ठीक, तो फिर बहुत सारे योग के फॉर्मेशंस आते हैं। दे कम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ उपासना योग एंड कर्म योग। आपको इसमें दोनों के कंपोनेंट दिखेंगे, एक्शन भी दिखेगा एंड माइंड भी दिखेगा। चलिए देखते हैं। तो ये क्या कितने प्रकार के होते हैं, कई हैं, पर हम उसमें से कुछ प्रमुख पे बात करेंगे। जैसे मंत्र योग, यंत्र योग, हठ योग, नाद योग, राज योग, लय योग, क्रिया योग। थोड़ा थोड़ा इन पे चर्चा करें। अब प्रश्न यह है तो फिर मन को कहां लगाएं। चलिए, जीवन में कुछ हो गया दुखद, मैं बहुत परेशान हूं उस बात से, आजकल समय भी बड़ी परेशानी का चल रहा है, मैं किस तरह से अपने मन को शांत करूं। तो एक रास्ता तो है कि मैं मंत्र योग करूं। मंत्र योग का क्या मतलब? मंत्र मतलब मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिसको भी आप पूरे मन से विचारेंगे वो आपकी रक्षा करेगा, आपको दुख से दूर करेगा। तो जब भी आप मंत्र योग करें, इसमें दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिदम, किस तरह से मंत्र को चांट किया जाता है, चैंटिंग ऑफ मंत्र। एंड सेकंड इज अर्थ, मीनिंग ऑफ इट। आपको उसके एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बहुत सारी किताबें हैं, आसानी से आपको मंत्र का अर्थ मिल जाएगा। उस मंत्र के अर्थ को गौर से पढ़िए, उसको आत्मसात कीजिए। आपको पता होना चाहिए जब मैं ये शब्द बोल रहा हूं, ठीक है, विभुम व्यापकम, तो क्या है इसका मतलब? जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम, इस शब्द के अर्थ क्या है? सबसे पहले ये बात है, ठीक। फिर रिदम, उसको गाने का तरीका क्या है, उसका फ्लो क्या है। हम लोग तो बॉलीवुड के जमाने के लोग हैं, उसी गाने को अगर आप उसके रिदम में ना गाएं और लिरिक्स को ऐसे ही बोल दे तो कुछ मतलब नहीं, आपके अंदर वो भाव आ ही नहीं सकता, ठीक। और उसको अब क्या करना है? चांटिंग until the mind and emotions are peaceful, ट्रांसेंडेंट हो जाएंगे आप। उसको तब तक चांट करते रहिए, एक मंत्र लीजिए, उसको तब तक चांट कीजिए जब तक आप पूरे उसमें घुम न जाए, आपको खुद का होश ही नहीं रहेगा। शुरू में ये स्थिति नहीं आएगी, पर धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। एक माला हाथ में लीजिए, उसको बीट्स को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। एक छोटा सा प्रैक्टिस हम यहां करके देखते हैं। कोई भी हम मंत्र ले सकते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, पर चूंकि समयाभाव अपने पास रहता है तो हम केवल कुछ छोटा सा आपको एक प्रैक्टिस करा के देते हैं। और ये प्रैक्टिस हम मात्र 2 मिनट के लिए अभी करेंगे, ठीक। हमें करना क्या है? 2 तरीके हैं, ठीक। एक तो 2 तरीके हैं इसमें मंत्र योग को जीने के। कीप चांटिंग मंत्रा थ्रू आउट द डे। जो भी मंत्र जिससे आप कनेक्ट करते हैं, जैसे आप गणेश जी से कनेक्ट करते हैं, ओम गम गणपतये नमः, मन ही मन उसको चांट करते रहिए। हनुमान जी से आप कनेक्ट करते हैं ज्यादा, ओम श्री हनुमंतये नमः, ठीक। आप भगवान विष्णु कृष्ण भगवान से कनेक्ट करते हैं, ओम नमो नारायण नमः। आप महालक्ष्मी से कनेक्ट करते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं, नहीं तो केवल ओम। आप जैसे ही बैठे हैं, आप गार्डन में पानी दे रहे हैं, ठीक, मन में इसका उच्चारण चलने दीजिए, ठीक है। ये मंत्र योग का एक तरीका। इवन आप झाड़ू लगा रहे हैं, उसको भी पूरे मन से मंत्र का, जहां भी आप मेंटली फ्री हैं, यूटिलाइज दिस, फाइन। अदरवाइज आपका दिमाग फालतू की बातों में जाएगा। यूटिलाइज देम फॉर गुड। वेर एवर यू आर मेंटली फ्री, पुट दिस मंत्र योगा इन दैट। अच्छा, पर जब आप उस मंत्र को बोलेंगे, हमने कहा अर्थ और रिदम ध्यान रखिए, रिदम भी मेंटल रिदम रखिए, उसी चांट में गाइए, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप शांति से बैठ के करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहां एक म्यूजिक प्ले करने वाले हैं, एक मंत्र का के साथ वो म्यूजिक प्ले होगा। तो हम आपको केवल 2 मिनट का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं। ये पूरा नहीं, एक पूरा बहुत ताकतवर होगा।
कोई भी एक मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो इस मंत्र का अभी हम एक यहां म्यूजिक प्ले करेंगे, मंत्र प्ले होगा, और इसको कैसे करना है वो हम आपको पहले बताते हैं, फिर जब हम बोलेंगे तब म्यूजिक स्टार्ट होगा। देखिए, आप बिल्कुल किसी भी आसन में जो आपको कंफर्टेबल लगता हो, पद्मासन में, सुखासन में, आप बैठ जाएं, ठीक, और थोड़ी देर अपनी सांसों को पहले लय में लाइए, रिदमिक लाइए, सांसों को थोड़ा नियंत्रित कीजिए। देखिए क्या सांसें प्रॉपर चल रही हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब ये रिलेटिवली पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में जैसे ही ये म्यूजिक चालू होगा, आपको ओम नमः शिवाय का म्यूजिक अभी सुनाई देगा जब हम बोलेंगे तब। जैसे ही आप ओम सुनेंगे, ओम के साथ आपको ब्रीद इन करना है। अगर सांस आपकी पूरी भर भी जाए तो उसको स्टोर करके रोकिए, और जब होगा नमः शिवाय तो ब्रीद आउट कीजिए, ठीक। सो इट विल बी ब्रीद इन व्हेन यू से ओम, ब्रीद आउट व्हेन यू लिसन नमः शिवाय। तो अब ये म्यूजिक शुरू होगा, अपने आप को बिल्कुल शांत स्थापित कीजिए और इस म्यूजिक को शुरू करें। अब 1 मिनट रोकिए म्यूजिक, 1 मिनट म्यूजिक रोकिए। अब आप ये ध्यान दीजिए, जब आप ओम में सांस ले रहे हैं, हो सकता है आपकी सांस भर गई हो पर अभी तक ओम चल रहा हो, तो उसको होल्ड कर दीजिए, उसको लॉक कीजिए। सांस को पूरा गहरा ले जाके अपनी नाभि पे उसको लॉक कर दीजिए, रोक दीजिए, ब्रीद आउट मत कीजिए। फिर जब वो नमः शिवाय बोले तब आप ब्रीद आउट कीजिए, और जैसे ही नमः शिवाय के बाद जब ब्रीद आउट होता है, तब जब अगला ओम शुरू हो उस दौरान फिर से वही ब्लॉक कीजिए सांस को। इससे आपके फेफड़ों में ज्यादा सांस भरेगी और आपको बहुत जल्दी शांति का अनुभव होगा। अब हम इसको लगातार 1.5 मिनट तक करेंगे। 1.5 मिनट बाद ये म्यूजिक हम बंद करवा देंगे। चलिए अब बिल्कुल इस मंत्र के साथ चैंटिंग शुरू करते हैं, मंत्र के साथ अपनी सांसों को जोड़ते हैं, मंत्र योग करते हैं। शुरू करते हैं।
जब भी आप तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोलो। ये एक योग का तरीका है, इसी को मंत्र योग कहा जाता है। आपने महसूस किया होगा इसके बाद, इस प्रोसेस के दौरान आपका मन इधर उधर नहीं गया होगा, और अगर अभी जा रहा है तो कुछ समय बाद नहीं जाएगा। जब आप सांस लेते हैं तो उसको होल्ड कीजिए, होल्ड करने में आपका मन लगा रहेगा। जब आप उसे विड्रॉ करेंगे, जब आप ब्रीद आउट करेंगे, उसे फिर आपको नाभि में रोकना है जब तक अगला मंत्र चालू ना हो, तो फिर मन वहां अटक जाएगा। तो एक्चुअली आपने अपने मन को अपनी सांसों से बांध दिया, नहीं निकल पाएगा। तो कहां फोकस करें? मंत्र योग कहता है यहां फोकस कर लीजिए। ठीक। फिर दूसरा ऑप्शन है, नेक्स्ट इज कॉल्ड यंत्र योग। यंत्र योग, यंत्र मतलब चित्र, कोई भी डायग्राम, फोकस ऑन दैट डायग्राम, मेडिटेट ऑन दैट यंत्र, ठीक, विथ ऑल योर माइंड। यंत्र शास्त्र यंत्र को देवी की या देवता का शरीर मानते हैं। पूरा मंदिर भी तो उसी अनुसार बना है, मानो भगवान का शरीर हो। तो पूरा यंत्र जो होता है वो मंदिर या भगवान का शरीर है, जो भी आपके आराध्य है। तो उन पर जब आप उस चित्र पे फोकस करते हैं तो इसको भी हम कहते हैं, इसको हम तंत्र योग कहते हैं। इसका तरीका भी हम थोड़ा सा सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक। यंत्र योग में क्या होता है, सबसे पहले आपको सिंबल का अर्थ समझना होगा। जो भी यंत्र है उसका अर्थ समझिए, बहुत सारी किताबें इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक। फिर उससे जब आप उसका अर्थ समझ लें तब उसको अपने सामने रखिए, आसन की मुद्रा में बैठे और फिर पूरा अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें। ध्यान दीजिए हम कर क्या रहे हैं, मन को इधर उधर फालतू में नहीं घूमने दे रहे हैं। ठीक है, उसको अनुशासित कर, पूरा ध्यान हम उस यंत्र पे केंद्रित करेंगे। फिर धीरे से जब आप यंत्र पे केंद्रित कर चुके हैं, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस यंत्र को अपने हृदय प्रदेश में महसूस कीजिए। आप में से जिन लोगों को यहां ध्यान लगाने में सिर दुखता है, वो यहां उसको स्थापित कीजिए मंत्र को, अन्यथा यहां भी स्थापित कर सकते हैं, मस्तक में या यहां। कई लोग जब साधना शुरू करते हैं तो उनको यहां दुखता है, जब वो बहुत फोकस करते हैं, तो यहां से शुरू कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो उस यंत्र को स्थापित कीजिए एंड देन स्टार्ट डूइंग इंटरनल गेजिंग। अपनी चेतना के साथ उसके अर्थ को महसूस करना शुरू कीजिए, जो भी उसका अर्थ है। अगर वो देवता बने हैं उसमें, तो वो देवता किस बात का प्रतीक है, और हर वो वैल्यू वैल्यू या वर्च्यू जिसका प्रतीक है वो यंत्र, एक एक वैल्यू को उठाइए, अपने शरीर की में उसकी ऊर्जाओं को प्रवाहित होने दीजिए। जैसे एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल ब्रेवरी, जैसे आप शिव के त्रिशूल पे आप ध्यान लगाना चाहते हैं, उसके कई अर्थ है, एक अर्थ ब्रेवरी भी है। अगर आप ब्रेवरी पे विचार करना चाहते हैं तो महसूस कीजिए कि वो शक्ति आपके शरीर के एक एक कण में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अपने अंदर उसको महसूस कीजिए और धीरे धीरे जब वो पूरा चित्र आपके अंदर तरंगों में समा जाए, ठीक, तब वो सारी ऊर्जा जो आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है उसको फिर से केंद्रित कीजिए, यहां या यहां, और उसको केंद्रित करके इस शरीर के परे ले जाइए और इस ब्रह्मांड से कनेक्ट कीजिए। वहां तक अभी जाना आवश्यक नहीं है, अभी कम इतना ही कर सकते हैं कि उस ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। यू विल फील एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड। इट इज कॉल्ड यंत्र योग। ये दूसरा तरीका है। ठीक। एक तरीका और है जिसको कहते हैं हठ योग। हठ योग आसन और प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। ठीक। जहां मंत्र योग का फोकस मंत्र है, कहां फोकस करें, तो मंत्र योग कहता है मंत्र पे फोकस करें, यंत्र योग कहता है यंत्र पे फोकस करें, हठ योग कहता है आप अपने शरीर पे फोकस करें। शरीर ही तो उस परमात्मा रूपी भगवान का मंदिर है।
इस शरीर से ही आप उसको साध सकते हैं। तो घेरंड नाम के एक योगी हुए, घेरंड, उनके एक शिष्य थे चंडक पाली। तो उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया कैसे इस शरीर से ही आप योग कर सकते हैं, मन को भी शांत कर सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं, या फिर उस परमात्मा से भी मिल सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं इस शरीर के माध्यम से। कैसे करें, उसी को धरंड संहिता कहते हैं। ठीक, बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल बॉडी आप उसको यूज करें और इसको बिल्कुल फायर ऑफ ट्रेनिंग से गुजारें, इतना मजबूत बनाएं कि शरीर आपका अपने आप सही माध्यम बने। जब ये शरीर माध्यम है उस परम का अंदर आने के लिए, तो ये शरीर ही माध्यम बन सकता है उस परम का वापस जाने के लिए। इस दर्शन पे है ये। सो इसमें कई स्टेप्स होते हैं, जैसे शोधन जिसको षड कर्म कहते हैं, दृढ़ता जो आसन से आती है, स्थैर्य जो मुद्राओं से आती है, धैर्य जो प्रत्याहार से आता है, लाघव मतलब लाइटनेस, यू फील वेरी लाइट, जो प्राणायाम से आता है, प्रत्यक्ष जो ध्यान से आता है, और अंततः निर्लिप्तम जो समाधि से आता है। सो इसको हठ योग कहते हैं, जहां आप अपने शरीर को टफ करते हैं बहुत अलग अलग तरह की क्रियाओं के माध्यम से। यू मेक योर बॉडी अ राइट इंस्ट्रूमेंट। अभी तो हमारी सांस ही दोनों नाक से नहीं आती लोगों के, ठीक, नहीं आती, तो अभी तो हमारे पूरे नाड़ियां, सांस, इंद्रियां सब खुली नहीं है प्रॉपर। तो धरण संहिता है, कहती है शरीर को आप पूरा फुल्ली फंक्शनल कीजिए, फिर देखिए अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला तरीका है शरीर से कनेक्ट करें, तो दूसरा एक और है, ये कई लोगों को बड़ा भाता है, इसको कहते हैं नाद योग। स्वर से कनेक्ट, कनेक्ट इट विथ अ साउंड, साउंड से कनेक्ट करें। साउंड दो तरह के, अहद और अनाहद। अहद मतलब जो मैं बाहर से सुनता हूं, जितना संगीत आप अपने आसपास सुनते हैं ये सब अहद है। एक होता है अनाहद, जो अंदर से संगीत है, हमारे हमारे अंदर भी एक संगीत गूंज रहा है, इंटरनल म्यूजिक, जिसके लिए कुछ स्ट्रक करने की जरूरत नहीं है। अनाहत का मतलब है अनस्ट्रक मेलोडी, जैसे गिटार में आप स्ट्रक करते हो तब आवाज आती है, यहां कुछ स्ट्रक की जरूरत नहीं है। होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दैट साउंड। विज्ञान भी आज इस बात को मानता है कि एक प्रीमोडियल क्रिएशन जब हुआ था, तब का साउंड वाइब्रेशन आज भी इस पूरी कायनात में वाइब्रेट हो रहा है। इस बात को विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। तो वी ऑल आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ साउंड। साउंड से ही क्वार्क बना, क्वार्क से ही प्रोटॉन बने, प्रोटॉन से न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस से एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से पूरी कायनात बनना चालू हुई। तो हम सब साउंड ही तो हैं, वाइब्रेशंस। सो अगर हम उस प्रिमोडियल वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन जोड़ दें, तो एक पावर ग्रिड स्थापित होगी इस कायनात और मेरे बीच में, और जो मुझे इस कायनात से जोड़ देगी। इसी को क्रिश्चियन कहते हैं अ वर्ड, एटर्नल वर्ड, WORD। सिख इसे नाद कहते हैं, वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं, और योगी इसे अनाहद कहते हैं, कि वो म्यूजिक जो अनंत चल रहा है। सारे इनवेरिएबली सारे योगियों ने महसूस किया है कि जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, तो हमें इस पूरी कायनात में एक नाद सुनाई देता है, शिव के डमरू का नाद, कृष्ण की मुरली का नाद सुनाई देता है। इसीलिए तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए, बताए गए। जैसे गिटार में 5 स्ट्रिंग्स होती हैं, ऐसे हमारा शरीर ये गिटार है, इसमें 72,000 स्ट्रिंग्स हैं, जिसको नाड़ी कहते हैं। उसमें से 3 स्ट्रिंग सबसे महत्वपूर्ण है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप उन स्ट्रिंग्स को बजाते हैं तो पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगता है। तो नाद योग ये है कि आप एक नाद के साथ खुद को जोड़ लीजिए। शुरुआत अहद से कीजिए, फिर अनाहद तक पहुंच जाइए, चरम तक जाइए, और इस प्रोसेस में आपका मन स्वतः पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो चलिए एक नाद योग का 2 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं। ठीक,
किसी भी नाद पे आप योग कर सकते हैं जिस पे आप विश्वास रखते हैं, आप कृष्ण जी से रिलेट करते हैं, उस पे कीजिए। हम जब महाकाल भगवान के मंदिर में शाम को जब शयनारती होती है 10:30 बजे की, आप बस वहां बैठे हैं उस गर्भगृह के बाहर, एक कोने में कहीं भी बैठ जाइए। वहां शिव देखने की वस्तु नहीं है, वो महसूस करने की वस्तु है। इनफैक्ट जिसने देखा शायद उसने तो महसूस ही नहीं किया, जिसने नहीं देखा वही तो दर्शन है। तो दर्शन तो बंद आंखों से ही होते हैं, आंख बंद करके कहीं बैठे। अभी रोज रात को शायद वो लाइव भी होती होगी शयनारती, आज करके देखिए जब फुर्सत मिले। रात को 10:30 बजे लाइव महाकाल शयनारती को जाइए, और जब वहां नगाड़े बजे उसके साथ अपने आप को बिल्कुल शांत आसन में बिठा लीजिए और बस उन नगाड़ों के साथ हो लीजिए, अपनी चेतना को झूमने दीजिए उसके साथ। आप इस कदर फ्रेश फील करेंगे मानो आप 10 घंटे सो के उठे। वो जो डीप स्लीप है आप यूं पालेंगे। ठीक, चलिए, तो आज हम कृष्ण की मुरली के साथ, भगवान श्री कृष्ण की मुरली के साथ नाद योग करते हैं। ठीक, अभी जब हम बोलेंगे तब एक म्यूजिक शुरू होगा। आपको क्या करना है? तो उत्तर यह है, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ कृष्ण करेंगे। पर कुछ करने का प्रयास मत कीजिएगा, बस अपने आप को छोड़ दीजिएगा, उस लय के साथ हो लीजिएगा जैसे एक तिनका नदी में बहता है, जैसे एक तिनके को हवा बहा ले जाती है, बस बह जाइए, अपने पूरे अस्तित्व को शून्य कर दीजिए, वो लय के साथ ऊपर नीचे बहते हुए चले जाइए, उसके साथ हो लीजिए, अपनी चेतना को उसके साथ कर, बिल्कुल जुड़ जाइए, बिल्कुल उसके साथ, उसी बीट्स के साथ बीट हो जाइए। चलिए, तो हम शुरू करेंगे। अपने आप को आसन में लगाइए, बहुत शांत फिर से बैठिए, अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए। 3 बार हम सांस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद म्यूजिक शुरू करते हैं। पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अब ये जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा, उस परम पिता परमेश्वर, उस भगवान कृष्ण की जैसे ही ये बांसुरी आप सुनेंगे जो स्वयं भगवान कृष्ण के हाथ में होती है, उस परमेश्वर की लय पे खुद को छोड़ दीजिए। हमारा योग, शेम, सब कुछ वो देखेगा। अब ये म्यूजिक शुरू होने जा रहा है, अपने आप को बिल्कुल उसको निखार करें।
साथ बह जाने दीजिए। जब भी आप तैयार हो धीरे धीरे वापस आ जाए। थैंक यू। ये नाद योग है, इसको करना शुरू कीजिए। बहुत शक्तिशाली तरीका है अपने आप को अमन करने का। अगला तरीका है अष्टांगिक योग, जिसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग में फोकस किस पे करना है? सभी चीजों पर, इसीलिए इसे राजयोग कहा जाता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम कर्मयोग से संबंधित है, दिखेंगे आपको। एक्शन ओरिएंटेड है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि उपासना योग से संबंधित है, माइंड ओरिएंटेड है। इस पे हम बहुत विस्तार में चर्चा योग सूत्र में करने ही वाले हैं, तो इस पे आगे बात नहीं करेंगे। अगला योग का तरीका है लय योग, जिसमें आप पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित कर दीजिए। सांसों पर केंद्रित कीजिए, इसको लय योग कहते हैं। लय का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, मिल जाना, विलीन कर लेना, यूनाइटेड हो जाना। सूफी इसे फना कहते हैं। निर्वाण बुद्धा ने कहा, कैवल्यम योग सूत्र कहते हैं, लय शिव सूत्र कहते हैं, मोक्ष वेदांता इसी को कहता है, जब आप एक हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं लय योग के भी, पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको दें लय योग का। आज केवल परिचय मात्र हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। एक है भ्रामरी मुद्रा लय योग। भ्रामरी मुद्रा जो है, इसमें आपको लय योग करते समय आप ऐसा करें, अपने दाएं अंगूठे से, अपने दाएं अंगूठे से अपने कान को बंद कर लें, ठीक। और अपनी जो उंगलियां हैं, ये उंगली आंख के ऊपर रखें, बड़ी वाली उंगली से अपनी आंख बंद करें, और इस तीसरी उंगली से नाक को बंद करें, और चौथी उंगली ऐसे रख लीजिए, ठीक। पहली उंगली आईब्रोज के थोड़ा ऊपर, दूसरी उंगली से आंख बंद करेंगे, तीसरी उंगली से नाक बंद करेंगे, और चौथी उंगली रख लेंगे, ठीक। ये इस तरह से। तो जब आप ये करेंगे, इसके बाद आपको जो आपका दूसरा नॉस्ट्रल है उससे सांस लें, ब्रीद इन, और ब्रीद आउट करते हुए भ्रमर, भवरे जैसी आवाज निकालते हुए आपको ब्रीद आउट करना है, ठीक है। देखिए कैसे ये हुआ, ये ये रखा, नाक बंद की, ठीक है। आप देखिए,
इसी को अब बिल्कुल उल्टा आपको रिपीट करना है। यहां ये आंख बंद करी, नाक पे लगाया, इसको ऐसे करा, यहां से ब्रीद इन करेंगे और फिर ब्रीद आउट करेंगे। ठीक, जब आप ये वाइब्रेशन आपके शरीर तेज वाइब्रेट होने, जितनी तेज आप करना चाहे कर सकते हैं, उस वाइब्रेशन को शरीर के एक एक कण में महसूस कीजिए। वाइब्रेशन आपके बॉडी को, आपके शरीर के एक एक सेल को हील करेगा। इट्स ए हीलिंग वाइब्रेशन। जब ये इसकी प्रैक्टिस सध जाती है, तब जो स्थिति बनती है उसको लय कहा जाता है। और ये समय समय पर होगा, इट विल टेक टाइम। इसको बार बार रिपीट कीजिए, दिन में 4 बार आप कर सकते हैं। सुबह करें, दोपहर करें, फिर शाम संध्या के समय करें, रात को सोने से पहले करें। सो ये लय योग का एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे तरीके लय योग में भी होते हैं। ठीक, यू कैन स्टार्ट विद दिस ऑल्सो। अगला है क्रिया योग। क्रिया योग कुंडलिनी और कुंडलिनी ऊर्जा और कर्म योग का मिला जुला रूप है। इसमें जो 7 चक्र है, उसमें से ऊर्जा का प्रवाह सहस्त्रार की तरफ किया जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। सो जैसे आप सांस लेते हैं और धीरे धीरे प्राण ऊपर उठाकर उन प्राण को अपने मस्तक के ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचाया जाता है, इसको कुंडलिनी योग से संबंधित माना जाता है। आप और जानना चाहते हैं इस बारे में, वेदांत सीरीज का 10वां सेशन अटेंड कीजिए, जिसमें इस पे और विस्तार से उल्लेख है। सो हमने ये समझा इतनी देर में कि मन को फिर कहां फोकस करें भाई, यहां से हटाएं तो इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। पर अब बात यह होती है कि इतने सारे ऑप्शन की जरूरत क्या है। उसका कारण यह है कि हम सब लोग बहुत अलग अलग लोग हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम लोग अलग अलग तरह से इस दुनिया को परसीव करते हैं। हम में से कुछ लोग ऑडियो होते हैं, ऑडियो, हम वी आर ईयर पीपल। हम में से कुछ लोग विजुअल होते हैं, वी आर आई पीपल, वी सी थिंग्स, बॉडी लैंग्वेज लोगों की देखते हैं। हम में से कुछ लोग किनेस्थेटिक होते हैं, इमोशंस, टेस्ट, स्मेल। ठीक, तो 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ ऑडियो होते हैं, दुनिया को कान से ज्यादा समझते हैं। अक्सर आपने कई लोगों को देखा होगा, वो खुद से बात भी करते रहते हैं, कैसे, ये मुझ पे कैसा लगेगा, मैं लूं कि ना लूं। ये जो सेल्फ टॉक है, ऑडियो लोग ज्यादा करते हैं अक्सर। ठीक है, विजुअल लोग के लिए हर चीज दिखने में कैसी हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो विजुअल लोग मीन्स, आप जब विजुअल लोगों की बातें में भी आप सुनेंगे तो अक्सर कहेंगे दिस आइडिया डजंट अपीयर गुड टू मी, अपीयर गुड टू यू। ठीक, ऑडियो वाले कहेंगे डजंट साउंड गुड टू मी। ठीक है, किनेस्थेटिक, इट डजंट फील गुड टू मी। ठीक, और ये बात छोटी नहीं है। फरारी जैसी कंपनीज अपने एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग देती हैं कि कैसे लोगों के बोलचाल से आप पहचान लगा लीजिए कि ऑडियो है, विजुअल है और किनेस्थेटिक है। क्यों पता लगाना है? क्योंकि अगर कोई ऑडियो है तो उससे बात करते समय, रेपो फ्रेम करते समय उसको साउंड के बारे में बताइए कि सर साउंड के बारे में बताइए, मतलब ऐसा बोलिए सर हाउ हाउ डज दिस साउंड टू यू। आपको कैसा लग रहा है सुनने में कि दिस कार हैज दिस दीज प्रॉपर्टीज, उसमें ये फायदे हैं, ये है, हाउ डज इट साउंड टू यू। जल्दी रेपो फ्रेम होगा। ठीक है, जो विजुअल्स होते हैं उनको सेल्समैन ऐसे बताते हैं, सर जस्ट इमेजिन आप फरारी ड्राइव कर रहे हैं, रेड कलर फरारी आप ड्राइव कर रहे हैं इन अ येलो शर्ट एंड दिस दैट, व्हाट इंप्रेशन विल इट पुट ऑन अदर्स। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे सर, इमेजिन दैट, मेकिंग देम सी इट। ठीक है, एंड उनको ये कहा जाता है कि अगर कोई किनेस्थेटिक है तो उसको तो टेस्ट ड्राइव दिए बिना भेजना ही मत। वो नहीं खरीदेगा कार देख के, ना कार सुन के खरीदेगा कार के, वो जब तक फील नहीं करेगा उस कार को चला के वो नहीं लेगा। इवन लोग शादी करने तक में यही चीजों को ध्यान देते हैं, कपड़े खरीदने से लेके सब तक। तो इसीलिए हम लोग अलग अलग हैं। आप जानना चाहते हैं आप कौन है, अभी लीजिए 2 मिनट में। ठीक, चलिए ऐसा करते हैं, हम आपको डिनर पे ले चलते हैं और आपको डिनर के बाद बता देंगे कि आप कौन है। तैयार हैं?
चलिए, तो फिर से साधना के पोज में बैठिए, बिल्कुल शांति से बैठिए। अब हम आपको एक मानसिक यात्रा पे ले जा रहे हैं, बस डू एज डायरेक्टर, यात्रा पे चलते रहिए और जब तक हम इंस्ट्रक्शन देते रहें यू प्रोसीड विद इट, ठीक है? चलिए, आंखें बंद कर लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब इस शांत मानसिक अवस्था के साथ आप मानसिक रूप से किसी भी एक पिछले ब्यूटीफुल डिनर पे जाइए, उस पल पे जाइए जहां आपने एक बहुत खूबसूरत डिनर किया था। ले जाइए अपने मानस को उधर, अपनी चेतना को ले जाइए उस पल में जब आपने एक ब्यूटीफुल डिनर किया था। यू हैड अ गुड टाइम, अच्छा समय आपने बिताया, अभी पिछला ही जो लास्ट ब्यूटीफुल डिनर आपने किया। थिंक ऑफ इट, अपनी चेतना को वहां ले जाइए, वो ब्यूटीफुल डिनर। सी इट एज इट इज हैपनिंग नाउ, उसको देखिए जैसे अभी हो रहा है। देखिए कौन कौन लोग बैठे हैं वहां, टेबल पे क्या कुछ जमा है। देखिए टेबल को देखिए, क्या कुछ है टेबल पे। वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? सब लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में? सुनिए, कौन क्या कह रहा है, सुनिए अपने कानों में। लिसन एज इफ ही इज सेइंग नाउ और शी इज सेइंग नाउ। ऐसे सुनिए जैसे अभी बोला जा रहा है, कान लगा के। स्किन पे महसूस कीजिए टेम्परेचर क्या है इस समय जो वहां डिनर चल रहा है। अब एक कोर उठा के जरा मुंह में रखिए, तो जो भी वहां है कुछ भी उठा के मुंह में रखिए, टेस्ट लीजिए इसका, कैसा है इसका टेस्ट। अपनी जीवान पर उस टेस्ट को महसूस कीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप उस समय? कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा रुक के अंदर उतर के देखिए, कैसा फील कर रहे हैं आप? ब्यूटीफुल डिनर, एक अच्छा समय। अब वापस आ जाइए, 3, कमिंग बैक 2, कमिंग बैक 1, कंप्लीटली बैक। अब धीरे से जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लीजिए। परफेक्ट। अब आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, दिख रहा होगा, वो सब विजुअल्स हैं, जो देख पा रहे थे कौन कौन वहां बैठे हैं, ठीक है? आप में से कुछ वो आवाज भी सुन पा रहे होंगे, ठीक है? तो विजुअल ऑडियो दोनों है, ठीक है? पर आप में से कुछ लोग आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, वो क्या बात कर रहे हैं आपके कान में अभी आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है? पर कुछ को आ रही होगी, बता दें। तो जिनको आवाज आ रही है वो ऑडियो है, जिनको टेस्ट तक आ गया क्या खाया हो, हमें तो नहीं आया, आई एम नॉट ए किनेस्थेटिक पर्सन, ठीक है? सो हमें टेस्ट नहीं आया। सो कई लोग टेस्ट तक वापस रिकॉल कर लेते हैं,
So if you could recall audio, you are an audio person. If you could recall video, you are a video person. If you could record taste, emotion, feelings, वो जो टेम्परेचर, तो आप एक किनेस्थेटिक पर्सन है. तो देखिए, अगर आप ऑडियो पर्सन है तो मंत्र योग बहुत अच्छा है, आप तुरंत सध जाएगा. ठीक. आप विजुअल पर्सन है तो यंत्र योग कर लीजिए. ऑडियो है तो नाद योग कीजिए. अगर आप किनेस्थेटिक हैं तो लय योग कीजिए. आप कुंडलिनी योग कर सकते हैं. ऑल ऑप्शंस आर ओपन. सो हमने ये देखा कि इनमें से किसी पर भी हम रेगुलर अगर साधना करें तो हम समाधि की स्थिति पे पहुंच जाएंगे. और यही योग की पहली परिभाषा है. योग साधन है समाधि तक पहुंचने का. ठीक. समाधि, इसीलिए योग वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि यहां तक का योग तो सेकुलर है, इसका किसी भगवान से लेना देना नहीं. ठीक. पर इसका जो अगला चरण है वो गहन गंभीर है. वो क्या है? जब ये पूरा आपका चित्त शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है, आप बहुत शांत रह सकते हैं अपनी विल पे जब चाहे, तब ज्ञान प्राप्त करके अब स्वयं को जानने का समय आ गया है. क्योंकि अब आप बिल्कुल शांत हैं. और तब आप ये जाने कि पुरुष जो अंतरात्मा है और प्रकृति में लय हो गया है, वो एक है. हम अलग नहीं है, अद्वैत है. तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है. और यही योग का साध्य है. ये योग की दूसरी परिभाषा है, मोक्ष या कैवल्यम. आज इतना ही. तो चलिए क्विक रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा. ठीक दोस्तों, तो हमने ये जाना दैट योग में हमने क्विकली इस बात को समझा कि जब हम ये मानते हैं कि सुसुप्ति की अवस्था से हमें जागृत में भी क्या हम उस अवस्था में आ सकते हैं, तो सुसुप्ति में इनपुट्स नहीं होते. सो इनपुट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं. इंटरनल एक्सटर्नल इनपुट्स को जब हम देखते हैं, इसको परसेप्शन कहते हैं. परसेप्शन से हलचल आती है, मॉडिफिकेशन आते हैं, ब्रेन वेव्स होती हैं, बॉडी रिस्पॉन्स करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, थकान, स्ट्रेस या हैप्पीनेस जो भी आती है. सो एक नोट कीजिए कि आपके जितने भी इनपुट्स हैं, एक्सटर्नल हैं या इंटरनल हैं, ट्रिगर कहां से आता है और फॉर्मूला क्या है. मॉडिफिकेशन का, वृत्तियों का फॉर्मूला क्या है? इनपुट मल्टीप्लाइड बाय फोकस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन. तो करना क्या है? शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम वन इनपुट टू अनदर इनपुट. फाइन. एक इनपुट से दूसरे इनपुट पे फोकस शिफ्ट करना है. तो हम फोकस कैसे शिफ्ट करें? तो यही तो बात है. डिटैच फोकस फ्रॉम विच इज लोअर, डिस्टर्बिंग, प्रेम, to and attaches to something which is higher, pleasurable, श्रेयम. इससे मन शांत होगा. तो मन को कहां फोकस करें? तो गीता ने कहा कर्मयोग पे करें, वेदांत ने कहा ज्ञान योग पे करें, उपासना और योग सूत्र कह रहा है उपासना योग पे करें. ठीक. तीनों में अंतर है. कर्म योग एक्शन ओरिएंटेड है, बाह्यकरण वृत्ति है. उपासना योग माइंड ओरिएंटेड है, अंतःकरण वृत्ति है. और ज्ञान योग स्वयं पर फोकस करता है. ठीक. ज्ञान योग में ध्यान, ध्याता और ध्येय एक हो जाता है. उपासना योग में ध्यान, ध्याता और ध्येय तीन अलग होते हैं. और इस तरह से हम प्रार्थना शुरू करते हैं. फिर उपासना योग और कर्म योग को ही अगर हम मिला लें तो बहुत सारे योग के फॉर्मेशंस बनते हैं. मंत्र योग जहां पे एक मंत्र पे फोकस करते हैं. यंत्र योग जहां आप एक यंत्र पे फोकस करते हैं. हठ योग शरीर पे फोकस करता है. नाद योग स्वर पे फोकस करता है. अष्टांगिक राजयोग सर्व इन सभी चीजों पे फोकस करता है. लय योग सांस पे फोकस करता है. क्रिया योग कुंडलिनी ऊर्जा पे फोकस करता है. इस तरह से आप किसी भी फोकस को जब गहराई से उतारेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस देंगे, तब अपने आप समाधि स्थापित होगी. यही योग की पहली परिभाषा है. आपका मन शांत हो जाता है और उसके बाद उस शांत मन से ज्ञान प्राप्ति के आप प्रयास करते हैं. यही योग का साध्य है. और ज्ञान प्राप्ति का मतलब आप स्वयं अद्वैत में स्थापित हो जाते हैं. तो योग साधन के रूप में तो सेक्युलर है, ठीक, पर साध्य के रूप में सेक्रेड है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.